विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही वह काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी, फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकते थे। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हुई है, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो न माँ, यह दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लफ्जों में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे के पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जाने का सहारा लेते हुए ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कमरे में कोने में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा, किंतु वह बिल्कुल भी असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके विरोध करते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे। चूँकि वो प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी उस अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि यह दूर के रिश्तेदार है और इलाज कराने के लिए यहाँ आई हुई है। विमल को रोना आ रहा था, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अपनी बेटे की मना स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटों को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर उसकी माँ। आखिर माँ ने अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे न। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया था। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था और उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के चाचा डॉक्टर बनकर आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर उसे बहुत ही उत्साह और स्वागत किया। क्यों विमल भाभी नहीं दिख रही है? कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामनी ने सपाट लफ्जों में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार थी और वो पलंग पर असहाय पड़ी थी। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म ही आनी चाहिए। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे को बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया भाभी,
आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग करते हुए कहा। कामनी निरुपत होकर विमल को देखने लगे। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब तुम छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया है। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच आप नहीं रहेंगे, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया था उसके बाद विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के कदमों से जा लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ घर में हम और आप दोनों रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। विमल ने अपनी आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे की ओर देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंखें मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा कि खबरदार, जो तुम मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए उसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और माँ का हृदय ने सबको माफ़ कर दिया और सारा फैमिली खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।